हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 12 जून 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी हो, जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, पूरी क्लास को आपको नोट करना है। इसमें जो है पूरा करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आपको इसी क्लास में कवर कराया जाता है। साथ ही साथ जो पिछले दिनों में के जो करंट अफेयर होते हैं उसको भी हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तो संजय यादव साहब जो हैं इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इनको नियुक्त कौन करता है? तो वो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया है। हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में बताऊं, हाई कोर्ट का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 में जो है हाई कोर्ट का वर्णन है। इसके अलावा यदि मैं सुप्रीम कोर्ट का बता दूं आपको, तो 124 आर्टिकल जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अभी तक तो कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो इसके अलावा ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊं, अशोक लवासा कौन है? ये मैं आपको बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके अशोक लवासा साहब हैं। इसके अलावा एस रमन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो जो सिडबी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, इसके अध्यक्ष हैं। अनूप चंद्र पांडे कौन है? अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, आपको ध्यान ही होगा। अब हाई कोर्ट की बात होती है। हाई कोर्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 214 के तहत जो है हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। टोटल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? तो वो मैं आपको बता दूं, टोटल 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। देखो 14 हाई कोर्ट थे, 24 हाई कोर्ट थे पहले, लेकिन नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है आपका अमरावती हाई कोर्ट, जो कि नया बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अमरावती हाईकोर्ट जो है वो नया बनाया गया है। इसकी पहली महिला जज कौन थी? वो यदि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया है। पहली महिला जज जो थी वो इसकी हिमा कोहली जो थी, वो अमरावती हाईकोर्ट जो है इसकी जो है पहली महिला जज है, हिमा कोहली, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नियुक्ति मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। मैं यदि आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो भारत में पहला हाई कोर्ट जो था वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहला हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट था, 1862 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दो हाई कोर्ट 1862 में उनकी स्थापना होती है। एक तो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाता है, साथ ही साथ दूसरा आपका मद्रास हाई कोर्ट हो जाता है। तो इनकी जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी बैठती है, ध्यान रखिएगा। अब हाई कोर्ट की तर्ज पे ही मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 124 के तहत जो है आपका वर्णन जो है भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, तो 34 टोटल जज हैं। तो 33+1 एक आपके हो जाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 48वें नंबर के अभी CJI जो है कौन बनाए गए? तो NV रमन्ना जो है वो 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए। इसके अलावा 47 नंबर के कौन से थे? तो वो आपके थे इनसे पहले शरद अरविंद बोबड़े। तो शरद अरविंद बोबड़े साहब जो थे वो, ध्यान रखिएगा, कौन से नंबर के थे? 47वें नंबर के ये थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ध्यान रखना है आपको, 34 टोटल जज हैं, तो 124 आर्टिकल है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है इनको आप ध्यान से करिएगा, हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखो इससे रिलेटेड यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम देने चले जाइएगा, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, स्टैटिक जीके पूछा ही पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है अच्छे तरीके से जो है ध्यान देना है। आपसे पूछा गया है भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? तो अमरावती जो हाईकोर्ट है वो भारत का जो है नवीनतम हाईकोर्ट है, याद रखिएगा। पूछा जाए आपसे भारत की पहली महिला जज कौन सी थी? हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो वो ध्यान रखिएगा, अन्ना चांडी जो थी वो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। ये कहाँ की है? तो केरल की जो है अन्ना चांडी है, ध्यान रखिएगा। केरल में अभी आपको पता होगा हाल ही में जो है नई सरकार बनी है, जहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। किसने यहाँ पर शपथ ली है? तो पिनरई विजयन ने जो है वो यहाँ पर शपथ ली है। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन है, किसने यहाँ पर जो है शपथ दिलाई थी? तो मोहम्मद आरिफ खान ने जो है इनको शपथ दिलाई थी, याद रखिएगा। तो
अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा, ये जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, वो आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी वो थी आपकी फातिमा बीबी। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महिला जज जरूर बन चुकी हैं। तो अभी भी इंदु मल्होत्रा साहब हैं, लेकिन फातिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो अब वो आपको ध्यान रखना है, लीला सेठ जो थी वो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन से प्रदेश की थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन यदि आपसे और पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, तो वो आपको ध्यान रखना है, हीरालाल जी कानिया जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे, ध्यान रखना है, पहले चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं। तो इससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार दिया गया। आपने आजकल सुना होगा ज़्यादातर बैंकों के एमडी और सीईओ उनको विस्तार ज़्यादा दिया जा रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बंधन बैंक के जो एमडी एवं सीईओ हैं इनको 3 वर्ष का जो है विस्तार दिया गया है। वो कौन है वो यदि मैं आपको बता दूं तो ये जो चंद्रशेखर घोष हैं इनको जो है ये विस्तार जो है दिया गया है, 3 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा, बंधन घोष साहब का। तो ये बंधन बैंक के जो चंद्रशेखर घोष है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 3 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके अलावा ऑप्शन के बारे में बताऊँ आपको, अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के एमडी एवं सीईओ हैं, इनका भी कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया था। इसके अलावा एमआर कुमार, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एलआईसी के जो हैं ये एलआईसी के चेयरमैन थे, इनका भी कार्यकाल लगभग 9 महीने का बढ़ाया गया है। इसके अलावा मुकेश कुमार जैन जो है ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, इनका भी जो है इनको दोबारा डिप्टी गवर्नर के पद पर जो है नियुक्त किया गया। तो ये जो है सबके कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, तो सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। बंधन बैंक के एमडी एवं सीईओ जी ये आपके सामने है, कौन है ये? चंद्रशेखर घोष हैं, याद रखिएगा। एमडी एवं सीईओ से रिलेटेड हर एग्जाम में सवाल आते हैं। जो चंद्रशेखर घोष हैं, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो वो मैं आपको बता दूं कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में जो है बंधन बैंक की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कल मैंने आपको बताया था एलआईसी बैंक के बारे में, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? इसका 1956 में एलआईसी का तो जो है एक्ट आया था। तो एलआईसी की स्थापना 1956 में इसका एक्ट आया था, उसके उसी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके जो है चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार जो है वो इनको जो है 9 महीने का लगभग जो है विस्तार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एलआईसी का आने वाले समय में आईपीओ भी आने वाला है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि ये जो है ये जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो है ये अपना शेयर जो है एलआईसी अपना बेचने वाली है। इसके अलावा मैं आपको आरबीआई के बारे में यदि कुछ बातें बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई के बारे में देखो, आरबीआई का जो एक्ट आया था 1934 में, यंग हिल्टन आयोग आया था, उसके द्वारा आरबीआई की जो है भारत में स्थापना होती है। भारत की जो है एक केंद्रीय बैंक है। तो इसकी जो है स्थापना कब हुई? स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब स्थापना हुई थी तो इसके पहले जो है आपके चेयरमैन कौन बनाए गए? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले चेयरमैन बने। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था वो यदि मैं आपको बता दूं तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तब पहले भारतीय गवर्नर जो बनाए गए वो सीडी देशमुख साहब जो हैं वो पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए थे। उसके अलावा अभी वर्तमान में कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें आरबीआई के गवर्नर के बारे में मैं आपको बता दूं तो शक्तिकांत दास जो हैं वो आपके आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी की सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आरबीआई से रिलेटेड मैं आप और बता देता हूं। देखो, एक तो इसमें गवर्नर होते हैं और इसमें 4 होते हैं आपके डिप्टी गवर्नर, ध्यान रखना है। चारों के चारों को नाम मैं आपको बताता हूं। एक है आपके मुकेश कुमार जैन, इनको हाल ही में जो है विस्तार दिया गया, इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके अलावा माइकल डी पात्रा, ध्यान रखने हैं आपको, एमडी पात्रा हो जाते हैं, तो मुकेश कुमार जैन हो जाते हैं, एमडी पात्रा हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को जो है ये आरबीआई के जो है आपके डिप्टी गवर्नर हैं, ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो है अगला जो है हमारा पेपर में पूछे जाने वाले जो सवाल हो सकते हैं, तो पहला है ये, इसमें क्या है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपसे यदि पूछा जाए आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो मैं आपको बता दूं गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय हैं वो आईएमएफ की कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। देखो, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945
में हुई थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की ही स्थापना हुई थी, जिनको हम जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। तो IMF की हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो ध्यान रखिएगा IMF की हेड हैं। तो इसके अलावा इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो गीता गोपीनाथ साहब को याद रखना है। इसके अलावा ये अगला क्या है? RBI के डिप्टी गवर्नर हाल ही में कौन बनाए गए? तो मैंने आपको बताया मुकेश कुमार जैन जो हैं वो हाल ही में जो है डिप्टी गवर्नर दोबारा से जो है इनको पद पर इनको कार्यकाल जो है इनको विस्तार दिया गया है। उसके अलावा और मैं आपको बता दूं, एक तो माइकल डी पात्रा हो जाते हैं, इसके अलावा राजेश्वर राव हैं और एक T रविशंकर जो हैं, 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं। चारों के मैंने नाम आपको बता दिए। उसके अलावा एक्सिस बैंक के MD एवं CEO कौन है? तो वो मैंने आपको बता दूं अमिताभ चौधरी जो हैं वो आपके एक्सिस बैंक के MD एवं CEO हैं। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से जो है नोट करना है। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ICC के द्वारा घोषणा की गई कि ICC हॉल ऑफ फेम में 10 दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। निम्न में से भारत का कौन सा खिलाड़ी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? पहले मैं आपको बता दूं ICC जो होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसकी स्थापना 1909 में इसकी स्थापना होती है और दुबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है इसके ग्रेग वर्कले साहब जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। देखो होता क्या है, जो दिग्गज खिलाड़ी जो कि रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, उनको जो है ICC हॉल ऑफ फेम में जगह दी जाती है। तो भारत के अब तक 6 खिलाड़ी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। तो मैं आपको 6 के नाम बताऊंगा। तो जो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, देखो बिशन सिंह बेदी भी इसमें शामिल हैं, राहुल द्रविड़ भी शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल हैं वो आप देख लीजिएगा। 6 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? लीजेंडरी आपके भारत के जो लीजेंड खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर 2019 में शामिल हुए, राहुल द्रविड़ 2018 में शामिल हुए, जिनको द वॉल के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ी जो है इनको थक जाते थे, आउट किए आउट नहीं होते थे, ये दीवार है कि गिरती नहीं, लोग ये कहा करते थे। अनिल कुंबले भारत के जो है जैम्बो मैन जिनको कहा जाता है, 2015 में इनको शामिल किया गया। कपिल देव भारत के ऑलराउंडर जिन्होंने भारत को पहला कौन सा वर्ल्ड कप दिलाया था? 1984 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो भारत को जो है पहला वर्ल्ड कप इन्होंने ही दिलाया। दूसरा वर्ल्ड कप किसने दिलाया भारत को? 2011 में MS धोनी के द्वारा दिलाया गया। तो बिशन सिंह बेदी जो है 2009 में चुने गए थे। उसके अलावा सुनील गावस्कर साहब 2009 में। तो 6 खिलाड़ी जो हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल हैं, ध्यान रखने हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी शामिल नहीं है, वो इसका सही आंसर हो जाता है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वर्कले साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखना है। ये ICC से रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। मैं आपको बता दूं जो ICC हॉल ऑफ फेम है, इसमें इनको शामिल कब किया जाएगा? तो देखो आपको पता होगा आने वाले समय में यही 18 जून को क्या होने वाला है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का क्या होने वाला है? आपको पता ही होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। पता चलेगा विश्व का चैंपियन कौन है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का बेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। उसी में जो है 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया जाएगा। उसमें जो है इस विशेष संस्करण की जो है आयोजन किया गया है। तो अब तक जो शामिल थे वो 93 खिलाड़ी इसमें शामिल थे, लेकिन आने वाले समय में 103 खिलाड़ी जो हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ICC के बारे में मैंने आपको बता दिया। BCCI के बारे में यदि आप जानना चाहें, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारत का जो है ये हमारा बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? जहाँ MS धोनी ने छक्का लगाया था 2011 का वर्ल्ड कप, आपको याद ही होगा। फाइनल में जब MS धोनी ने छक्का लगा करके भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, उसी वानखेड़े स्टेडियम में BCCI का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो सौरभ गांगुली जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो राजीव कुमार जो है, राजीव शुक्ला जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो आपको पता होगा, अमित शाह के बेटे, महान क्रिकेटर भारत के जय शाह हैं, ध्यान रखिएगा। अगले बारे में आपको बता दूं, ये जो है आपके सामने ICC भारत की टेस्ट टीम है, ये आपकी ODI टीम है। इसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं। देखो आने वाले समय में भारत 18 जून से जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगा। उसके बाद भारत को क्या करना है? इंग्लैंड के साथ जो है भारत अपनी टेस्ट सीरीज खेलने वाला है।
लेकिन उसी के साथ ही साथ भारत जो है श्रीलंका के साथ भी क्या करेगा, श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज खेलेगा। मैं आपको बता दूं भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत की टीम एक साथ दो सीरीज खेलेगी। एक तरफ तो इंग्लैंड में भारतीय टीम क्या खेलेगी, टेस्ट सीरीज खेलेगी। किसकी कप्तानी में, विराट कोहली साहब कप्तान रहेंगे, उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता है। लेकिन ओडीआई का भी जो होंगे, इसमें 3 तो ओडीआई खेले जाएंगे और 3 जो है टी20 खेले जाएंगे। तो इनको जो है श्रीलंका में खेले जाएंगे, शिखर धवन कप्तान रहेंगे। तो जो खिलाड़ी टेस्ट टीम में नहीं होंगे उनको वनडे की टीम में स्थान दिया गया है। तो ऐसा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय टीम जो है 2 सीरीज जो है एक साथ खेलेगी। एक तरफ तो टेस्ट सीरीज खेलेगी इंग्लैंड के साथ, दूसरी तरफ ओडीआई और टी20 सीरीज खेलेगी श्रीलंका के साथ। बहुत ही मजेदार जो है आने वाला समय होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 13 से 25 जुलाई के बीच जो है श्रीलंका के बीच जो है सीरीज भारत की होने वाली है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्रिकेट की बात चली रही है। देखो 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन इसका होगा। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा वो 2023 में जो आयोजन होगा, 2023 में भारत में इसका आयोजन होने वाला है। आपसे यदि पूछे 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड एवं वेल्स में खेला गया था, जिसको इंग्लैंड ने जीता था। इसके अलावा आईपीएल के बारे में यदि मैं आपको बताऊँ, आईपीएल का 14वां सीजन जो है भारत में जो है इनके मैचों को जो है टाल दिया गया है। आप इसका आयोजन कहाँ होगा, संयुक्त अरब अमीरात में इनका आयोजन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि मैं आपको टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बता दूं, तो टी20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन इसको भी संयुक्त अरब अमीरात में ही शिफ्ट कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो मैं आपको बता दूं, सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई के जो है अध्यक्ष है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, भारत में इसका आयोजन होगा। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ध्यान रखना है आपको। 2019 का वर्ल्ड कप मैंने अभी आपको बताया इंग्लैंड एवं वेल्स में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिकी सेना के मध्य कौन सा सेना अभ्यास शुरू हुआ। देखो ये अभ्यास भारत अपने एग्जाम में आने के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो भारत के युद्ध अभ्यास बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉल्कन क्लोज 4 जो है वो युद्ध अभ्यास भारतीय जो सऊदी अरब और अमेरिकी सेना के जो है मध्य स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा, फॉल्कन क्लोज 4 अभ्यास। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड जो कुछ और युद्ध अभ्यास जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये तो रहा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ देखिए ये संयुक्त अरब हमारा अमेरिका हो जाता है, ये है हमारा जो हमारा सऊदी अरब है। तो इनके मध्य जो है संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के बारे में बता दूं आपको एक महत्वपूर्ण बात, आप ध्यान रखिएगा। जो हथियार होते हैं, हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो आपका सऊदी अरबिया ही है, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन है, तो सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, भारत भी जो है हथियारों का बहुत आयात करता है, दूसरे नंबर पर हमारा स्थान आता है। इसके अलावा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था सिप्री रिपोर्ट, आपको याद हो, कुछ बड़े समय पहले मैंने आपको बताया भी था। सिप्री रिपोर्ट क्या है, सैन्य खर्चा कौन सा देश सैन्य पर कितना खर्चा करता है उसकी ये रिपोर्ट थी। तो सैन्य खर्च के मामले में नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर है आपका अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर आपका इसमें है चीन। मैंने आपको ये क्यों बताई, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पर भारत है। तो ध्यान रखिएगा सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा विश्व में स्थान है, तीसरा स्थान है, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। वज्र प्रहार भारत और किस देश के मध्य होता है। देखो ये सभी युद्ध अभ्यास जो है भारत एवं किसी अन्य देश के मध्य होते हैं, तो मैं सिर्फ भारत नहीं लिखूंगा, दूसरा जो जिस देश के साथ भारत करता है उसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ भारत युद्ध अभ्यास करता है। उसके अलावा युद्ध अभ्यास भी यूएसए के साथ ही होता है। इसके अलावा यदि आपको याद हो टाइगर ट्रम्प जो युद्ध अभ्यास है वो भी भारत यूएसए के साथ ही करता है। अजय वॉरियर में आपको बता दूं इंग्लैंड के साथ भारत का युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा प्रीति भारत किससे लगाता है, बांग्लादेश के साथ भारत की प्रीति लगी हुई है, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत की प्रीति लग गई है। मित्र शक्ति किसके साथ भारत युद्ध अभ्यास करता है, श्रीलंका के साथ जो है भारत का मित्र शक्ति होती है। उसके अलावा शक्ति यदि आपसे पूछा जाए तो शक्ति दिखाता है भारत फ्रांस के साथ। फ्रांस से ही भारत ने क्या खरीदा, राफेल जो है भारत से फ्रांस से ही भारत में आए। किस कंपनी ने बनाए थे, दसॉल्ट कंपनी ने बनाए थे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा गरुड़ शक्ति भारत किसके साथ करता है, तो इंडोनेशिया के साथ जो है भारत का युद्ध अभ्यास जो है वो गरुड़ शक्ति होता है। सूर्य किरण भारत किसके साथ करता है, तो नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है, मालाबार के बारे में जो है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। मालाबार जो युद्ध अभ्यास है इसमें 4 देश शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से शामिल होते हैं। एक तो आपका हो जाता है जापान, दूसरा हो जाता है आपका अमेरिका, तीसरा हो जाता है आपका इंडिया
इंडिया और चौथा इसमें देश इसमें शामिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के बारे में एक खास बात यदि आपको याद आ रही हो तो वो क्या है, आपको इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो चारों देश हैं वो किस जो है संस्था, अभी हाल ही में जो है एक संस्था जो है बनाई गई है, उसके जो है सदस्य हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि वह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलेगी, इसका नाम क्या होने वाला है? तो जो महाराष्ट्र के जो शिवसेना के प्रमुख पहले थे बाबा बाल साहेब ठाकरे जो है, इनके नाम पर जो है इसका नाम होने वाला है। बाल ठाकरे के नाम पर इसका नाम होगा। महाराष्ट्र में जो है इस जो है हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदला जाएगा। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार जो महाराष्ट्र के जो बाल ठाकरे हैं इन्हीं के बेटे हैं आपके उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के जो है अभी कौन है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा उद्धव ठाकरे के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। देखो भगत सिंह कोश्यारी के पास अतिरिक्त प्रभार किस जो है राज्य का है, तो गोवा के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ही हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और जो है आपके हवाई अड्डे के बारे में भी बात करेंगे। बाबा बाल साहेब ठाकरे हैं आपके सामने, इनके नाम का जो है हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अब जो है ये हवाई अड्डा जो है एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत में जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है कौन सा बनने जा रहा है, तो आपके सामने है ये एयरपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम मैं आपको बता दूं जेवर एयरपोर्ट है। तो जेवर एयरपोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में जो है इसको बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। जब एयरपोर्ट की बात आई है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम नस्ते नाबूद करेंगे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में जो है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्थित है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि स्टेडियम आपसे पूछा जाए तो अहमदाबाद में ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम स्थित है। उसके अलावा अहमदाबाद में एक और ये एयरपोर्ट की बात हो रही है, स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट के बारे में एक बार मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है, वो भी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ही तो था। इसका इन्होंने नाम बदल के क्या कर लिया, अपना नाम इन्होंने चिपका लिया मोदी साहब ने, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट स्थित है। इसके अलावा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में जो है आपका केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट स्थित है। होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, होलकर हवाई अड्डा याद रखिएगा इंदौर में जो है होलकर हवाई अड्डा स्थित है। इंदौर भारत का सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर ही उस भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, याद रखिएगा। उसके अलावा वीर सावरकर एयरपोर्ट यदि मैं आपको बता दूं तो अंडमान एवं निकोबार में जो है आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ट्विटर पर प्रतिबंध के बाद भारतीय ट्विटर विकल्प कू के साथ किस देश की सरकार जुड़ी। मैं आपको बता दूं, जो ट्विटर और ये जो फेसबुक है और ये व्हाट्सएप है, इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा ही तूफान मचा रखा है। तो ट्विटर हो गया आपका, एफबी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इन सब को लेकर के जो है भारत में काफ़ी तूफान मचा हुआ है। तो मसला क्या हुआ था, इन्होंने जो है इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, वो मैं यदि आपको बता दूं तो जो नाइजीरिया सरकार है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। तो नाइजीरिया जो कि देश की जो सरकार है वो इसके साथ जुड़ी है। तो नाइजीरिया में क्या हुआ था, ट्विटर को इन्होंने बैन कर दिया। बैन करने का कारण क्या था वो मैं आपको बताऊँगा। देखो ट्विटर का बहुत ही ज़्यादा दोगला रवैया इसके द्वारा अपनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आपका मोहम्मद बुहारी। तो मोहम्मद बुहारी का हुआ क्या था, मोहम्मद बुहारी साहब ने एक ट्वीट किया था। इन्होंने ट्वीट किया और ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने इनको ट्वीट को हटा दिया। अब इनको आया साहब गुस्सा, इन्होंने अपने देश से ट्विटर को ही हटा दिया। तो ट्विटर को इन्होंने बैन कर दिया। तो इसके बाद इन्होंने क्या है, भारत का एक स्वदेशी ऐप है कू ऐप, ये ट्विटर का विकल्प है। तो इसको जो है इन्होंने अपनाया है, ट्विटर के जो है इस पर इन्होंने जो है अपना अकाउंट लॉगिन किया है। तो कू ऐप जो है भारत का स्वदेशी जो है ऐप है। तो भारत का जो है विदेशों में भी डंका बज रहा है, आपको जो है बधाई हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कू ऐप जो है भारत का स्वदेशी ऐप है, कौन सा, ट्विटर का ये विकल्प है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं आपकी फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई और ये जो ट्विटर हो गया, ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डॉर्सी जो है ट्विटर के सीईओ हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। तो इन सब ने जो है मनमानी चला रखी है। भारत सरकार ने कहा है आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो आप जो है यहाँ से दफ़ा हो जाइएगा। तो इसको लेकर के ये जो है सभी के सभी जो है घुटने पर आ चुके हैं। तो इन्होंने अपने शिकायत अधिकारी भी जो है नियुक्त किए हैं। तो फेसबुक का शिकायत अधिकारी जो है
कौन नियुक्त किया गया, तो वो मैं आपको बता दूं, ये पिछला कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। स्फूर्ति प्रिया जो है वो आपके भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए। ट्विटर के भारत में शिकायत अधिकारी कौन नियुक्त किए गए, तो वो मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र चतुर जो हैं वो जो हैं आपके इसमें नियुक्त किए गए। इसके अलावा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका के बारे में बात चली क्योंकि नाइजीरिया आपका अफ्रीका का ही देश है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो जो है वो आपकी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट किलिमंजारो स्थित कहाँ पर है, तो ये मैं आपको बता दूं तंजानिया में जो है आपकी माउंट किलिमंजारो स्थित है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं माउंट किलिमंजारो को भारत की सबसे छोटी बच्ची ऋत्विका इसने जो है फतेह किया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोबारा महासचिव बनने की किसकी संभावना है। मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके महासचिव अभी कौन है, पहले वो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बताऊं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी जो हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुतरेस साहब। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतरेस साहब। तो ये इनकी संभावना पूरी पक्की बात है कि दोबारा ये महासचिव बनने जा रहे हैं। कब से कब तक ये रहेंगे, ये 2022 से लेकर के 26 तक, 2026 5 साल तक जो है ये रहने वाले हैं एंटोनियो गुतरेस साहब, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का इतिहास आप जान लीजिएगा। इसका इतिहास इसकी स्थापना कब हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। और इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसके 51 देशों ने इस पर जो है साइन किया था सदस्य बनने के लिए, लेकिन एक देश ऐसा था पोलैंड, इसने इस पर जो है साइन नहीं किया, ध्यान रखिएगा। देखो यूनाइटेड नेशन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था रेलवे और एसएससी में। रूजवेल्ट अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। हाल ही में अभी जो है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 जो है यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 193वां सदस्य देश कौन है, तो साउथ सूडान जो है वो 193वां जो है देश है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। 193वां सदस्य कौन है, साउथ सूडान है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले महासचिव कौन थे, वो यदि मैं आपको बता दूं ट्रिगवेली जो है वो पहले महासचिव थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके 6 अंग होते हैं, 6 के 6 अंग मैं आपको बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सचिवालय, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र जो महासभा होती है हमारी जनरल असेंबली जो होती है, इसके अभी 76वें सत्र के जो है अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो जो अब्दुल्ला शाहिद हैं उनको जो है 76वें सत्र का जो है अध्यक्ष जो है चुना गया है। सचिवालय के एंटोनियो गुतरेस साहब होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जिसको इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं, इसमें भारत को 3 वर्ष के लिए जो है सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत अभी इसका सदस्य है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पर स्थित है, द हेग में जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। ये आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कौन है आपके सामने, अब्दुल्ला शाहिद साहब जो हैं, ये जो हैं आपके 76वें सत्र के जो हैं अध्यक्ष जो हैं बनाए गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद ये कहाँ कौन है, मालदीव के ये जो है विदेश मंत्री हैं, आप इनको याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपके सामने एंटोनियो गुतरेस साहब हैं, ये जो कि इसके महासचिव जो हैं बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया रूजवेल्ट जो है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको जो है कराता हूं, तो इन चीज़ों को जो है आप रिवाइज करते रहिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। कोई भी आप एग्जाम देने जाइएगा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक जीके हो, पूरा आप जो है धुआं करके आएंगे। तो रूजवेल्ट जो है यूनाइटेड नेशन का इनके द्वारा नामकरण किया गया था। कब इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं, तो 6 टोटल अंग हैं, मैंने अभी आपको बताए भी थे। इसके अलावा भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य पहली बार कब बना, तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं। तो 15 मेंबर में 5 के पास तो वीटो पावर होती है, वो तो जो है स्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत अस्थायी सदस्यों में ही बना। तो पहली बार जो है कब बना था, 1950-51 में जो है भारत पहली बार सदस्य बना था, और 8वीं बार भारत अभी जो है इसका सदस्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत को सामाजिक और आर्थिक परिषद का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना गया, तो मैं आपको बता दूं आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए सदस्य भारत को 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत 2022 और 2023 और 2024 तक 3 वर्ष तक जो है इसका सदस्य रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत होगी। मैं आपको बता दूं, भारत में क्या पूरे विश्व में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखो, कोविड-19 तो अब आया है, पहले क्या रोजगार था? पहले भी नहीं था। तो अब जो है हमारे यहाँ के नेता क्या कहते हैं, कोविड-19 की वजह से जो है बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले तो जैसे पकड़ पकड़ के IAS बना रहे थे साहब, ये तो 6.3% जो है रहने वाली है, ऐसा इनके द्वारा जो है अनुमान लगाया है। किसके द्वारा इसकी जो है घोषणा की गई है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी बात कही गई। देखो 2020 में जो है कितनी थी, अगर मैं आपको बता दूं 5.4% 2020 में थी, और 2021 में जो है कितनी रहने वाली है? 2021 में बताई गई है 6.3%, और 2022 में उम्मीद है कि 5.7% जो है रहने वाली है। तो 5.7% रहेगी, 2021 की जो है 6.3% रहने वाली है। इसके अलावा भारत में भी बेरोजगारी के आंकड़े जो है बताए गए थे। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े यदि मैं आपको बता दूँ तो हरियाणा राज्य जो है सबसे टॉप किया था इसने बेरोजगारों के मामले में। हरियाणा में बेरोजगारी भरे हुए कितना 35% बेरोजगारी है। देखिएगा आप क्या बेरोजगारी का आलम है। राजस्थान में आपको बता दूं तो राजस्थान में बेरोजगारी का आलम क्या है? 28%। देखिए, गवर्नमेंट आप कोई सी भी ले आएगा, बेरोजगार कोई भी नहीं देने वाली है, क्योंकि ये एक जो है कड़वा सच है। आप देख लीजिएगा, एग्जाम कोई हो नहीं रहा है, कोई भी एग्जाम जो है आप फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर जाएगा लेकिन एग्जाम का पता ही नहीं होगा। 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल जो है एग्जाम चलते हैं। रेलवे का वैकेंसी कब आया था? 2019 में वैकेंसी आया था, आपको पता होगा। NTPC और ग्रुप डी का कौन सा 2021-22 आने वाला है, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली में जो है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर मैं बता दूं आपको, तीसरे नंबर पर जो है दिल्ली है। दिल्ली में जो है बेरोजगारी की दर कितनी? 27% जो है बेरोजगारी की दर है। यहाँ के नेताओं को देखिए, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो मैं आपको बता दूं 1 मई 1919 को जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्ष साहब कौन है? तो गाय राइडर जो है वो इसके हेड हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दूं तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1919 को ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विश्व मजदूर संगठन की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी वो मैंने आपको बताई दी, 1 मई 1919 को जो है स्थापना हुई थी। ILO के अध्यक्ष कौन है? तो गाय राइडर साहब जो है वो आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है प्रारंभ करने की इसको मंजूरी दी है? तो वो मैं आपको बता दूं, ये जो है योजना किस सरकार के द्वारा की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी जो है स्टार्ट जो है मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें होगा क्या, जो बिजली जो है, जो भी मतलब जैसे ट्यूबवेल वगैरह में जो भी बिजली यूज की जाती है, तो उसको लेकर के क्या करेंगे, ये उनको जो है 1000 रुपये तक का जो है बिल उनको जो है माफ़ कर दिया जाएगा। तो 1000 रुपये तक का जो है इसके द्वारा जो है बिल माफ़ किया जाएगा। तो ऐसी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी योजना शुरू की गई है। तो 1000 रुपये तक का जो है बिल इसमें जो है माफ़ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है इसका नाम है, ध्यान रखना है आपको। इसमें 1000 रुपये तक का जो है अनुदान दिया जाने वाला है। देखो, और अधिकतम 12 महीने का कितना 12000 रुपये अनुदान दिया जा सकता है। यदि मान लीजिए आपने पूरा जो 1000 रुपये का बिल जो है यूज नहीं किया, मान लो आपने 750 रुपये का ही बिजली बिल आपने यूज़ किया, तो 250 रुपये आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। 250 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, आपने समझा? 250 रुपये इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप जो है बिजली की बचत करें। यदि मान लीजिए आपका 1000 का 1000 माफ़ कर दिया जाएगा तो आप जो है धुआंधार बिजली चलाएंगे। लेकिन बिजली बिल जो है, बिजली की जो खपत है कम से कम की जा सके, इसको लेकर के जो है इसको किया गया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, कौन है? अशोक गहलोत साहब जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। जयपुर जो सिटी है, जयपुर की जो परकोटा सिटी है, वो आपको पता होगा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी उसमें जो है दूसरा शहर जो था वो शामिल हुआ था। उसमें पहला कौन सा था? अहमदाबाद जो है पहला था, दूसरे नंबर का जयपुर था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 6 और यूनेस्को में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है शामिल की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के बारे में मैं कुछ चीज़ें और आपको बता दूं। राजस्थान जो है, देखो ये आपके सामने राजस्थान जो राज्य दिखाई दे रहा है, ये वाला जो राज्य है, देखो इसकी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? पंजाब के साथ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ ये जो है सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान पाकिस्तान के साथ साझा करता है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पर राज्य है आपका राजस्थान, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत साहब हैं, याद रखना है आपको। और इसके अलावा जो इसमें रामसर साइट के बारे में बता दूँ तो सांवर झील जो है बहुत ही ज़्यादा
प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जो है नमक का उत्पादन जो है इसके द्वारा यहाँ से ही किया जाता है। इसके अलावा एक योजना जो है राजस्थान से शुरू हुई थी, उसके बारे में मैं बताऊँ आपको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें क्या, ये कब स्टार्ट हुई थी? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से जो है राजस्थान से ये स्टार्ट हुई थी। इसकी क्या टैगलाइन थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये जो है स्टार्ट की गई थी, ये जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक दिग्गज खिलाड़ी डिंकू सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो डिंकू सिंह जो थे बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। किससे रिलेटेड थे? ये मुक्केबाज थे, प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। 1998 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था मुक्केबाजी में। जो भारत की महान खिलाड़ी हैं MC मैरी कॉम, वो भी इनको जो है गुरु मानती थी, रोल मॉडल इनको मानती थी। तो इनके द्वारा जो है इसको एशियन गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। ये आपके सामने डिंकू सिंह है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एशियन गेम्स 2018 के कहाँ हुए थे? तो 2 जगह हुए थे, एक तो आपका जकार्ता हो जाता है और दूसरा आपका पालेमबांग जो है यहाँ पर हुए थे। इसके अलावा 2022 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजन होंगे? चीन बीजिंग में जो है इनका आयोजन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता दूं तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो 2018 में कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो है आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है इसका आयोजन होने वाला है। इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। MC मैरी कॉम जो है इनको क्या मानती थी? गुरु मानती थी, ध्यान रखिएगा। देखो MC मैरी कॉम के बारे में मैं भी आपको बता दूं, MC मैरी कॉम ने गोल्ड जो है ओलंपिक में मेडल जो है कब जीता? तो वो मैं आपको बता दूं 2012 में ये ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर के आई थी, ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका करंट अफेयर। इसके अलावा आज का टॉपिक ऑफ द डे में हम आज इतिहास की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए अब हम रोज़ जो है किसी न किसी तो जीके का रिलेटेड जो पोर्शन होता है उसमें जो है एक सीरीज डेली लेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं जो है आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? मैं आपको बता दूं 1526 में हुआ क्या था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है युद्ध होता है, उसके बाद भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? यदि ये आपसे पूछा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का आपका संस्थापक था। इसके बाद ही अलाउद्दीन खिलजी आता है, जो कि जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी। कौन सी? पद्मावत मूवी बनी थी, जिनमें रणवीर सिंह जो है खिलजी बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन सा विदेशी भारत आया था? तो वो मैं आपको बता दूं फाइयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में जो है भारत आया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध मैं आपको बता दूं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में जो है सिराजुद्दौला और जो है बंगाल जो अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यदि आपसे बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो वो मैं आपको बता दूं 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। और किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? तो ये डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी, यही आपसे पूछा गया। तो डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो इन सब क्वेश्चनों को जो है आपको ध्यान रखना है। पूरा करंट अफेयर मैंने आपको बताया है, पूरा करंट अफेयर बताया है, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके मैंने आपको बताई है। तो सब चीज़ों को जो है आप नोट करते रहिएगा, सब चीज़ों को आप। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी आंसर हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ये आचार्य जी चैनल है, इसकी लिंक आपके सामने है, इससे आप जोड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।